हेलो एवरीवन। आज हम अपनी की इंडिकेटर सीरीज की चौथी वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें से पहली वीडियो प्राइस टू बुक के ऊपर थी और बाकी 2 वीडियोस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के ऊपर थी। और आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज लूंगा, उससे बताने की मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। और बाय द वे, ये कोई रिकमेंडेशन या आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करी जाएगी। ये सिर्फ हम नॉलेज के लिए और एजुकेशन के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। जो भी कंपनीज का नाम ले रहे हैं या उनके फाइनेंसेस देख रहे हैं, आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आपको अपनी सूझबूझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि शुरू करते हैं कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है आपका नेट प्रॉफिट, यानी कि ये फिगर अगर हम मार्च 2024 का देखें, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि आपका शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड आपको कहाँ मिल जाएगा, ये इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बुक वैल्यू, और अगर आप नेट प्रॉफिट से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ROE। तो हम करके देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्च 2024 का जो आपके पास नेट प्रॉफिट है वो है 7708 करोड़। ठीक है, उसके पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स को। तो 28,683 प्लस 279, ये हो गया आपका 28962। ये आपका 28962 करोड़ जो है ये बुक वैल्यू आ गया, 28962 करोड़, और ये है 7708। ठीक है, 7708 डिवाइडेड बाय 28962। ठीक है, ये आ गया आपका 26.6। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो यू गेट 26.6%। तो इसको एक बार हम लोग टैली कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ROE आप देख सकते हैं 26.5 आ रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे इसका बुक वैल्यू किसी भी कंपनी की निकाली जाती है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ROE है 31.2, और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे आप इसका भी, तो आपको ये एक फिगर मिल जाएगा ROE का, और जो ये फिगर को कॉरस्पॉन्ड करेगा। अब हम देख लेते हैं कि ROE जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किस किस चीज से वो इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि नेट प्रॉफिट, ठीक है, और बुक वैल्यू। तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका बॉटम लाइन एंट्री होती है। ये देखिए, ये आपका टॉप लाइन एंट्री है सेल्स, और ये है बॉटम लाइन एंट्री नेट प्रॉफिट। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, अगर आपको पूरे साल का देखना है तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जो है ये आपका बॉटम लाइन एंट्री है, और शुरू हुआ है ये टॉप लाइन से, सेल्स से। तो ऑफ कोर्स अगर आपकी कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा उसका सेल्स है, तो आपका ROE होएगा ऊंचा, उसके चांसेस हैं। लेकिन ROE ऊंचा तब होगा अगर वो जो सेल्स आ रही है वो खुद के एफिशिएंसी से आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है। अगर डेट के बेसिस पे आपका ROE ऊंचा है तो वो कोई बहुत ही अच्छा फिगर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे यहाँ पर सेल्स, फिर उसके बाद आप एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आपका अदर इनकम इसमें ऐड करेंगे आप, और फिर यहाँ पे जैसे ही इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा, अगर आपने बहुत डेट ले रखा है कंपनी ने आपकी, तो यहाँ पे सारा का सारा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट जब तक आप पहुंचेंगे तो आपका ये फिगर जो है वो छोटा हो जाएगा। तो कंपनी आपको दिखेगी कि ROE ऊंचा है उसका। ROE ऊंचा क्यों दिखेगा, क्योंकि बुक वैल्यू जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड को देखती है। तो मान लो अगर आपका शेयर होल्डर फंड 100 रुपए था और आपने बैंक से जाके 300 रुपए का या 400 रुपए का लोन ले लिया, तो आपका जो ROE होएगा कैलकुलेट, वो नेट प्रॉफिट जो आएगा आपका, वो तो आपका टोटल आएगा कि आपने 500 रुपए पे आपने कितना सेल्स जनरेट करी और उसकी वजह से आपका कितना प्रॉफिट बना। यानी प्रॉफिट का फिगर आपका ऊंचा रहेगा, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो तो आपकी 100 रुपए ही थी, जबकि आप यूज कर रहे हैं पूरे 500 रुपए अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, सेल्स करने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो आपका ROE का फिगर काफी ऊंचा आएगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अगर आपका बिजनेस मॉडल जो है, अगर कोई ऐसे टाइम पे चले जाता है जिसमें मान लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही रुक गई कंट्री में, या उस आपके सेक्टर में, जिस सेक्टर में आपकी कंपनी ऑपरेट करती है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है, ये इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ज्यादा आपका एक पोर्शन
आपकी अर्निंग्स का खा लेता है। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ ऊंची होगी अगर, तो आपका नेट प्रॉफिट ऊंचा होगा। अगर आपका इंटरेस्ट से नहीं आ रहा है वो, मतलब डेट लेके नहीं आ रहा है आपका अगर सेल्स। ठीक है, और क्या इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर है, सबसे नीचे वाली एंट्री है। और आप देख सकते हैं कि अदर इनकम, यानी अगर कंपनी ने कोई अपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रखे हैं या कहीं पे पैसे डाल रखे हैं, तो अदर इनकम भी पार्ट होता है इसका आरओई का। लेकिन अदर इनकम भी कोई सस्टेनेबल नहीं है कि मान लो अगर आपने एक साल में प्लांट बेच दिया, कोई आपका प्लांट था वो आपने बेच दिया, तो आपको एक साल में इनकम आ गई, तो वो अगले साल तो नहीं आएगी। तो ये भी कोई इतना सस्टेनेबल नहीं रहता है। मेनली आपका सेल्स ग्रोथ रहता है, जो कि आप लोन के बेसिस पे नहीं जनरेट कर रहे हैं, खुद के एफिशिएंसी से कर रहे हैं जनरेट। बाकी टैक्स आपके हाथ में नहीं है, ये आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्स रहता है। तो अगर आपकी कंपनी की सेल्स अच्छी है विदाउट डेट, तो आपका आरओई बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपका जो बुक वैल्यू है, अगर कंपनी के पास जो ये इक्विटी कैपिटल और रिजर्व इन दोनों को मिला के एक मतलब कंपनी हर साल नेट प्रॉफिट ऐड करते जा रही है, ऐड करते जा रही है, तो आपका बुक वैल्यू जो है वो अ, आपको यहाँ पे ऐड होके दिखेगा। तो आपको एक फिगर मिलेगा जिसको आप डिवाइड करके फिर अपना आरओई निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि डेट का क्या इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, तो आरओई के साथ हमने देख लिया सेल्स ग्रोथ का रिलेशन। तो हाई ग्रोथ नॉट डिराइव्ड ऑन borrowed money is a positive factor influencing ROE। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डेट के साथ क्या रिलेशन है। डेट का मैंने आपको जैसे बता दिया कि अगर डेट होगा कंपनी में तो आरओई तो आपको ऊंचा दिखेगा, लेकिन वो जब मान लो कि अगर कंपनी आपकी किसी ऐसे फेज में आ गई जहां पे ग्रोथ ही नहीं आ रहा है सेक्टर में, तो वो तब उस वक्त दिक्कत हो सकती है। तो जैसे बजाज ऑटो है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ, जो डेट है इनके पास 0.17 का ही है, कोई डेट नहीं है इसके पास। और इनका आरओई 26.5 का है। और सारा का सारा जो आरओई है लगभग वो पूरा का पूरा खुद के ही एफिशिएंसी के बेसिस पे ला रहे हैं, और हम ये यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट का इनका बिल्कुल ही कम है कंपोनेंट, जबकि इनके जो खुद के रिजर्व्स हैं और खुद का जो पैसा है वो देखिए 28,683 करोड़, और बोरोइंग्स है उसके मुकाबले में सिर्फ 1912 करोड़। तो उसके रिजर्व्स के मुकाबले यानी कि और खुद के पैसे के मुकाबले बोरोइंग्स काफी कम है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर रहता है। वहीं पे अब अगर हम दूसरी कंपनी देखें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, इसका भी आरओई 31.2 है और इनका भी जो डेट टू इक्विटी है 0.14 है। और इनका भी सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ 27.9 है, आरओई 31.2 है। और मैं आपको इसमें एक और बात बता दूं कि अगर आरओई जो रहता है वो सेल्स ग्रोथ से थोड़ा ऊंचा रहता है, तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काम करती रह सकती है विदाउट टेकिंग डेट, उसको डेट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेल्स ग्रोथ ऊंची रहती है आरओई से, तो कंपनी को डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके पास काम करने के लिए पैसा था वो कम पड़ रहा है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी उसकी कम है और सेल्स उसकी ज्यादा हो गई है। तो अब फुलफिल करने के लिए, अपने प्लांट बिठाने के लिए या अपने लोगों को सैलरी देने के लिए उसको डेट उठाना पड़ेगा, या फिर अपनी क्यूआईबी करके अपना जो शेयर है, शेयर होल्डिंग को उनको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे उनको पैसा लेना पड़ेगा, यानी कि आईपीओ लेके आएंगे या एफपीओ लेके आएंगे, तो उस बेसिस पे उनको करना पड़ता है। तो प्रेफर जनरली जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो यही रहता है कि आरओई कंपनी का ऊंचा हो सेल्स ग्रोथ से, तो ऐसी कंपनीज को एक अच्छा मतलब पीई मिलता है। तो इसमें भी हमने देख लिया कि आरओई 31.2 का है और प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ जो है 27.9 का है। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें आप देखिए ये भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, आरओई 23.2 का और सेल्स ग्रोथ 24.7 का। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। डेट टू इक्विटी देखिए इनको, क्योंकि सेल्स और आरओई लगभग बराबर है, तो इनको भी ज्यादा डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हम देख लेते हैं बोरोइंग्स जो है सिर्फ 193 करोड़ हैं, और जो खुद का इनके पास पैसे हैं वो लगभग 8600 करोड़ के आसपास हैं। तो ये काफी अच्छा है। और अब हम देख लेते हैं एक बारी कोई कंपनी है जैसे एक ये सुजलॉन एनर्जी करके। सुजलॉन का आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ 33 का है और आरओई 28.8 का है। तो सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा है आरओई के मुकाबले में। तो ऐसे में इनको
अब काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो इनको फिर अब देखिए इनकी बोरोइंग्स कितनी ज्यादा है। अभी इन्होंने यहाँ पे घटाई है, कोशिश करी इन्होंने घटाने की, तो उसकी वजह से आप जो फिगर देख रहे हैं उनका जो गैप है 28.8 और 33, ये थोड़ा पास आ गया है, नहीं तो पहले इनका ये काफी आपको इन्फ्लेटेड फिगर दिखता। अब हम दूसरी कंपनी देख लेते हैं एक बारी, ट्रेंट की। अब देखिए इसमें तो कुछ ज्यादा ही गैप है, सेल्स ग्रोथ है 48.8 और आरओई है जो 27.2 है। यानी कंपनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है। कंपनी मतलब आरओई इनका अच्छा है नो डाउट, लेकिन सेल्स ग्रोथ उससे भी बढ़िया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी को अब इसको पूरा करने के लिए डेट उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि डेट अब कैसे इनका बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे इनका 4464 था और अभी मार्च का इन्होंने 1753 कर लिया, थोड़ा इन्होंने घटाया, इन्होंने पेमेंट करी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है इनका कितना यहाँ तक बढ़ गया था, तो उन्होंने फिर अब पैसा जो है वापस कर दिया और अपने डेट को घटाया। देखिए 409 करोड़ बन गया था इनका, फिर इनका घटा के 368 बना कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, और अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में और भी कम दिख रहा है। तो यही होता है कि कंपनी को फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की मार पड़ने लगती है, फिर कंपनी सोचती है कि हम कैसे इसको घटाएं, तो उसमें फिर आप रीपेमेंट करते हैं अपनी बोरोइंग्स की। ठीक है, ये हो गया आपका डेट और आरओई का। तो अगर डेट ज्यादा होगा कंपनी में, तो वो इन टर्म्स ऑफ जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, तब आपकी कंपनी जो है वो एयर पॉकेट में जा सकती है या थोड़ा उसको लॉस हो सकता है, और अगर बहुत ही खराब हो गया उसका बैलेंस शीट तो फिर उसको बैंक्रप्सी भी करनी पड़ सकती है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स डेट लेडन कंपनीज tend to perform poorly, and in worst cases they may go bankrupt। जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा तो वो दिक्कत आ सकती है डेट की। अब हम देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स का बेसिकली मतलब क्या है कि जो इनकम आ रही है कंपनी की, क्या वो खुद के काम से आ रही है या फिर वो कुछ प्लांट बेच दिया, कुछ आपका कोई राइट्स थी आपने वो बेच दी, या आपको अदर इनकम एफडी के फॉर्म में आ रही है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर उसके बेसिस पे आ रहा है और काम जो आप कर रहे हैं, मेन आपका जो काम है उसके बेसिस पे आपकी सेल्स नहीं आ रही, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। और इसको देखने का तरीका होता है अदर इनकम। जैसे आपको मैंने बताया नेट प्रॉफिट तो नीचे की एंट्री है, ऊपर से आप अगर शुरू करेंगे तो सेल्स आपके हाथ में है और कुछ हद तक अदर इनकम आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप अदर इनकम के ऊपर आपका पूरा का पूरा आ रहा है नेट प्रॉफिट, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। जैसे हम ये कंपनी देख रहे हैं जोमेटो, इसमें ये एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। जैसे अब ये देख रहे हैं कि 128 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। एक्सेप्शनल आइटम मतलब कि ये वन वन ऑफ आइटम्स हैं, इस साल हुआ लेकिन जरूरी नहीं कि अगले साल होगा। और जो अदर इनकम नॉर्मल देख रहे हैं आप नीचे 718 करोड़ की, ये इनकी है कि इनको हर साल रिकरिंगली आती रहेगी, बट ये इनके काम से रिलेटेड नहीं है। जो काम से रिलेटेड इनकी इनकम आ रही है वो आपको सेल्स में कैप्चर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स, ये जो फिगर आ रहा है मार्च 2024 का आपका 12,114 करोड़ का जो सेल्स हुआ है इनका, या ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 15,855 करोड़ का, ये इनका खुद का इनके काम से आ रहा है। तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर अगर जो आपकी अर्निंग्स आ रही हैं वो आपके मेन बिजनेस से आ रही हैं तो अच्छा है। तो इससे आरओई जो है आपका ऊंचा रहता है, क्योंकि फिर वो डिपेंड नहीं करता आपका अदर इनकम पे। ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं नोट डाउन। इफ सेल्स, इफ ऑपरेटिंग सेल्स यानी कि जो आप कामकाजी सेल्स हैं उससे अगर आ रही हैं, तो इफ ऑपरेटिंग सेल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेट प्रॉफिट, it indicates that the company's profits are sustainable in the long run. Hence, the ROE will remain higher for longer. ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे देख ली। अब हम देख लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड के साथ क्या इसका आरओई का लेना देना होता है। तो अगर कंपनी में आरओई बहुत ज्यादा है, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाऊं कैस्ट्रॉल में,
ये देखिए कैस्ट्रॉल का आरओई है 42.5 और डिविडेंड यील्ड भी इनका 3.94 है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है या नहीं है? ये अच्छा तब होगा अगर सेल्स ग्रोथ भी लगभग उसके आसपास होगी, जैसे हमने देखा था कुछ पहले वाले एग्जांपल्स में कि ये आरओई इतना था तो इनका सेल्स ग्रोथ भी आसपास था इनके। लेकिन इसमें क्या है, सेल्स ग्रोथ सिर्फ 5.78% का है और आरओई 42.5% का है। तो ऐसे में जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है उसको वो कंपनी कहीं और यूज ही नहीं कर पा रही, क्योंकि जो उनके काम से उनकी सेल्स ग्रोथ आ रही है वो सिर्फ 5.78% की है। तो जो कैश है उनके पास वो बैलेंस शीट में इकट्ठा हो रहा है उनके एसेट साइड में। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो फिर कंपनीज मतलब शेयर होल्डर्स को वो कंपनी जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और इसी वजह से जो ये कंपनीज रहती हैं जिनकी आरओई ज्यादा है और सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, उसमें आप देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड ऊंचा रहता है। जैसे एक एग्जांपल आपको कैस्ट्रॉल इंडिया दिखा दिया, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कोल इंडिया का। यहाँ पे भी देखिए आरओई जो है 52% का है, यानी एफिशिएंसी तो बहुत है लेकिन सेल्स ग्रोथ ही नहीं आ रही है। मतलब कंपनीज देख ही नहीं पा रही हैं कि और वो अपने पैसे को कहाँ पे यूज कर सकती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो उसको जो अपना रिजर्व्स हैं और जो उनका नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसको वो डिविडेंड के फॉर्म में 6.27% जैसे उनका डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को वापस दे रही हैं। जनरली ये देखा जाता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज प्रेफर करते हैं जो कि अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको उसको यूज करें अपनी एक्सपेंशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो उससे क्या होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन होता है आपका। इसमें क्या है, ऐसे में अगर आपको डिविडेंड यील्ड ऊंचा मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक प्राइस ऊंचा जाएगा, क्योंकि कंपनीज जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी कंपनीज प्रेफर करते हैं पिक करना जिसमें स्टॉक एप्रिसिएशन होता है, स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो इफ हाई डिविडेंड यील्ड, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, इफ हाई आरओई इज नॉट अकम्पनीड बाय हाई सेल्स ग्रोथ, द कंपनी prefers या tends to paying dividends. This indicates that there is not much scope of expansion and growth. ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो क्या आरओई को हमको हमेशा मतलब ये मानना चाहिए कि आरओई होना ही होना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जैसे कंपनी है जो न्यू वेंचर है, मतलब कि जो स्टार्टअप है, उसमें अगर वो अपनी इच्छा से अपने प्राइस को कम रख रही है जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, तो वो उसका खुद का चॉइस है, खुद का डिसीजन है, उसने इसलिए लिया ताकि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर सके, यानी कि लोगों को लुभा सके कि उनसे प्रोडक्ट खरीदें। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे जोमेटो है, इनका आरओई सिर्फ 1.12% का है लेकिन सेल्स ग्रोथ देखिए 71.1% और डिविडेंड यील्ड भी इनका 0 है। तो अभी कंपनी ये प्रेफर कर रही है कि वो मार्केट शेयर ले और फिर जैसे जैसे उनका मार्केट पे एक अच्छा पकड़ आ जाएगी तो फिर अपने वो जो अपने प्रोडक्ट है, जो इनकी सर्विस है फूड डिलीवरी की, उसमें अपना जो डिलीवरी फी है, हैंडलिंग फी है, उसके बेसिस पे फिर वो धीरे धीरे करके अपना अपना ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स अपना प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं। तो आरओई को आप न्यू वेंचर्स में इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज कोई कंपनी जो है वो पुरानी है और उसमें इग्नोर कर रहे हैं तो वो कहीं मैं समझता हूँ कि इतना सही नहीं रहेगा। तो ऐसा है, इफ कंपनीज आर इन द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग मार्केट शेयर, लो ROE can be justified, but only if sales growth is very strong. तभी फायदा है कि अगर आपका सेल्स ग्रोथ अच्छा आया, आपके आरओई का, आपको अपना नेट प्रॉफिट कम करने की वजह से, अपने प्राइस को कम करने की वजह से तभी फायदा होएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा आपको अपना आरओई का अगर आपका फिगर नीचे रह रहा है और सेल्स ग्रोथ भी नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब और इसमें मैं ये आपको मैं ये इसके साथ जरूर बताना चाहूंगा कि
जो आरओई है वो इतनी जल्दी नहीं बदलती है कंपनीज की। जैसे पीई है, ये तो प्राइस है, बेसिकली प्राइस अपॉन अर्निंग्स। तो ये तो आपका हर रोज जो आपके स्क्रीन पे आप देखते हैं, जब आप अपना खोलते होंगे अपना ब्रोकर का अकाउंट, तो आपको दिखता होगा कि प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है किसी भी शेयर का। लेकिन आरओई इतना जल्दी नहीं बदलता है। आरओई जैसे क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, नेट प्रॉफिट आपको पता चला, आपको ईपीएस पता चला, तब आपके ये फिगर जो है यहाँ पे जनरली चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था। अब हम कल दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।